कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। तेज कदमों के साथ वो बढ़ रही थी, खुद को खत्म करने के लिए। उसके पास अब उसकी चुन्नी भी नहीं थी, क्योंकि जिसे ढकने के लिए उसे उस चुन्नी की जरूरत थी। आज उस जगह अभी वहां कुछ नहीं था। उसके मन मस्तिष्क में अब भी वही घूम रहा था कि जो उन लोगों ने उसके साथ किया। आंसू जो रुक ही नहीं रहे थे, उनका हंसना, कमली को देख उन सब का मजाक उड़ाना कमली को काफी ठेस पहुंचाई थी। इस अधूरे जीवन को कमली अब जीना नहीं चाहती थी। अब उसने अपने लिए एक गलत कदम उठाने का सोचने लगी। तभी एक बच्ची के रोने की आवाज से उसका ध्यान टूटा। उसने आसपास देखा, लेकिन बच्ची कहीं नजर नहीं आ रही थी। सब झाड़ियों के बीच उसके कोने कोने में देखने लगी कि कहां से रोने की आवाज आ रही है। अपने पैर उस आवाज की तरफ बढ़ाने लगी। अंत में जो दिखा, कमली यह देख खुद के गम को भूल गई। झाड़ियों के पीछे उसे एक बच्ची दिखाई दी। झाड़ियों से उसे निकाल अपनी गोदी में ले सहलाने लगी। वो बच्ची शायद माँ की गोद के लिए तड़प रही थी। कमली की गोद में जाते ही एकदम चुप हो गई। इस छोटी सी बच्ची को जब पूरा देखा तो उसे समझते देर न लगी कि क्यों इसे यहाँ मरने के लिए उनके माँ बाप छोड़ भागे। वो कमली की गोद में थी। उसे देख कमली ने इधर उधर देखा। अचानक उसे यहाँ मोहिनी माँ दिखी। कमली को विश्वास नहीं हुआ कि मोहिनी माँ यहाँ दिखेगी। वो भी कमली को देख तेज गति से उसकी तरफ आ रही थी। मोहिनी उसके पास आकर उसे गले लगाते हुए, कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? तेरा चेहरा इतना फीका क्यों पड़ा है? कमली तेरे कपड़े फटे हुए क्यों हैं? एक साथ मोहिनी ने कमली को इतने सारे सवाल दाग दिए। कमली कुछ बोलती उससे पहले ही मोहिनी उसके हाथों में उस बच्ची को देखते हुए, जिस पर कुछ देर पहले भी मोहिनी की नजर नहीं गई थी, क्योंकि उसकी आंखें सिर्फ तब कमली को ही देख रही थी। तभी कमली, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे यहाँ मोहिनी दिखेगी। तू यहाँ कैसे आई? मोहिनी, तुझे पता है कितनी हालत खराब हो गई है थी मेरी? ऐसे भला कोई भागता है क्या? वो तो यहाँ तुझे मेरे साथी ने देख लिया था। पहले तो तुझे देख उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह तू है, लेकिन तू रोज ही आती एक बच्चे को लिए। तब ध्यान से देखा तुझे और मुझे फोन पर बताया। मैं 3-4 दिन से रोज आती यहाँ, और देख आज तू मिल भी गई। कैसी है रे तू मेरी बच्ची? मोहिनी को अपनी तरफ घूरते देख कमली बिना कुछ कहे वहीं पर बैठ जाती है। उसे बैठता देख मोहिनी भी बैठ जाती है। आज कमली की नजर बस उस छोटी सी बच्ची पर अटकी हुई थी। बस बच्ची के चेहरे की मासूमियत को निहारी जा रही थी। कोई अंतर नहीं था इस बच्चे और साधारण बच्चे के चेहरे में, लेकिन फिर भी वो सबसे अलग थी, उस दुनिया से अलग थी। इसे तो यह भी नहीं पता था कि किस गलती की वजह से उसे यूं मरने के लिए छोड़ दिया गया। उस बच्ची के स्पर्श ने कमली को जीने का एक मकसद दिया। आज पहली बार कमली इत्मीनान से मोहिनी माँ के पास साथ बैठी थी। उसका पूरा ध्यान उस बच्ची के चेहरे पर था, जो कमली के हाथ में निश्चिंत हो सो रही थी। जो बच्ची कुछ देर पहले रो रही थी, अब वही बच्ची के चेहरे पर एक सुकून दिख रहा था कमली को। कमली का ध्यान बच्ची की तरफ देखते देख मोहिनी, कमली यह बच्ची कहाँ मिली तुझे? माँ, इस बच्ची को यहाँ कोई फेंक गया है। माँ, ये दुनिया, यहाँ के लोग ठीक नहीं है। मोहिनी जानती थी कि कुछ तो कमली के साथ हुआ है। फिर उस बच्ची पर हाथ फेरते हुए मोहिनी, कमली इसका क्या करना है? रख दे यहीं, कोई ले जाएगा रे। कमली मोहिनी की तरफ देखते हुए, माँ कैसे बोल रही है तू? ये कितनी चैन से सो रही है देख।
इसकी क्या गलती है बता। कमली को किसी सोच में डूबा देख मोहिनी, यही तो मैं समझाना चाहती रही। कमली, हम जो ऐसे हैं ना, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, बस हम सब किस्मत के मारे हैं। मैं जानती हूँ तेरे लिए यह मुश्किल है, क्योंकि तू जन्म से हम जैसी नहीं थी। तेरी किस्मत ने तुझे धोखा दे दिया, तेरे शरीर ने तुझे पूर्ण नहीं किया। हमें देख, गुरु माँ कहती है कि मुझे तो जन्म के बाद ही मेरी माँ ने उन्हें सौंप दिया, क्योंकि मैं जन्म से ही ऐसी ही हूँ, बिल्कुल इस बच्ची की तरह। कमली, मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाती, लेकिन भूख की आग तो बुझानी पड़ेगी कमली। यहाँ सब अपनी अपनी कमाई खाते हैं, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। अभी तुझे बहुत कुछ सहना है कमली, कितनी कड़वाहटों का घूंट पीना है तुझे, कितनों के ताने सुनना है तुझे, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना है तुझे, क्योंकि हम किन्नर हैं। इस समाज से अलग की दुनिया है हमारी। हम ऐसे हैं जिन्हें ना तो मर्द कह पाती है दुनिया और ना ही औरत। दोनों के बीच में झूलती है हमारी जिंदगी। प्रकृति की मजाक का हिस्सा है हम। देखना, जब तक तू एक लड़की थी, अपने घर की चहेती थी, लेकिन जैसे उन्हें तेरी सच्चाई का पता चला, तुझे अलग कर दिया गया। इस बच्ची को भी इसलिए फेंक दिया गया रे, उसके माँ बाप। पता है क्यों? क्योंकि उस बिरादरी में हम नहीं रह सकते, पारिवारिक रिश्तों से हमें दूर रखा जाता है। कमली, हमारा पहनावा, रहन सहन, धंधा सब उनसे अलग होते हैं। समाज के किसी भी हिस्से में हमारी जरूरत नहीं पड़ती। हम ये भीख मांगकर किसी बच्चे के जन्म पर जहाँ से कुछ मिल जाए उसी के सहारे जीना पड़ता है, उस पर भी फ्री में नहीं मिलता। यह सब भी हमें अपमान सहन कर ही मिलता है। कोई यह नहीं समझता कि हमारे द्वारा समाज के सभी वर्गों में निषेध है। ना हमारी नौकरी है, ना ही हम कुछ और कर सकते हैं, मतलब किसी दूसरे के पास मजदूरी भी। फिर भी हमें जो गाली गलौज मिलने के बाद मिलती है, हम खुश रहते हैं, सब भूल जाते हैं कि ये महंगाई सबके लिए बढ़ती है तो हमारे लिए भी मुश्किल होती है। गुजर बसर करने के लिए जो मिलता है हम मिल बांट कर खाते हैं हम सब। कमली, ऐसे ही जीना पड़ता है हमें। तो उस दुनिया के मोह पास से दूर रह। अपने सपनों को साकार नहीं कर सकती तू? जो हम कर रहे हैं वैसे ही चल तू भी, तभी तू हमारे साथ जी पाएगी। कमली आज अपनी माँ की उस बात को याद कर रही थी जो उसकी माँ ने उसे कहा तो था, लेकिन तब समझ नहीं पाई थी कि माँ किस चुनौती की बात कर रही है। लेकिन उस बात को आज समझ पा रही है कमली की उसकी माँ उस दिन किस चुनौती की बात कर रही थी। कमली, इस बच्ची को दे, यहाँ की बिरादरी में दे आती मैं। मोहिनी ने हाथ बढ़ाया था कि कमली, नहीं माँ, इसे मैं पालूंगी, इसको पढ़ा लिखा कर कुछ बनाऊंगी, जो मैं ना कर सकी अपनी इस राधिका के लिए करूंगी। तुमने तो अभी जिसका नाम भी रख दिया, इसको तू पढ़ाएगी, इसे अफसर बनाएगी क्या? इस ख्याली पुलाव से बाहर का सोच। हमारे वास्ते कुछ नहीं हो सकता, हमें सिर्फ नाच गा और हाथ ही फैला सकते हैं। एक उम्मीद से कमली उस बच्ची को चूमते हुए, हाँ माँ राधिका, इसके लिए जीऊंगी मैं, इसके सपनों को पूरा करूंगी, इसमें अपने सपनों की उड़ान भरूंगी। मोहिनी आज भी कमली के चेहरे को निहारे जा रही थी, उसके बचपने को देख रही थी कि उसके सपनों ने घुटने तो टेक दिए, लेकिन हार नहीं मान रही है। उसके बाद से ही कमली का जीवन बदल गया। कमली भी अब गाड़ी के कांच खुलवाकर, हाथ से ताली बजाकर पैसे मांगने लगी। भीख मांगते हुए उसके हाथ जोर से ताली देती, अब उन बाकी साथियों की तरह, क्योंकि यह भीख मांगना वो अपनी मजबूरी से कर रही थी और खुद का गुस्सा वो जोर जोर से ताली बजाकर उतारती। किसी के घर बच्चे होने पर वहां जाकर नाचने लगी। अब कमली का जीवन भी उन सब की तरह होने लगा था। शुरू शुरू उसे दिक्कत जरूर हो रही थी, लेकिन राधिका को देखते ही अब वो इस दुनिया को अपना रही थी।
अब बस उसका एक ही सपना था, राधिका को एक उड़ान देने का। मोहिनी और बाकी साथी कमली की इस बात पर हंसते भी थे, लेकिन कमली को इससे कोई मतलब नहीं था। कमली अपने जज्बातों को मार तालियों के शोरों में खो रही थी। कमली अब समझ गई थी कि क्यों एक साधारण व्यक्ति की ताली और उन जैसे हिजड़ों की ताली बजाने में क्या अंतर था। क्योंकि उनकी ताली में आवाजों का शोर नहीं होता जितनी लोगों की होती है। कितने अरमानों का गला घोट यह जीवन उन्हें जीना पड़ता है। वो गलती उनकी ही नहीं, उस गलतियों की सजा उन्हें मिलती है। तभी वर्तमान में, माँ तुम यहाँ हो, मैं कब से परेशान हो रही थी कि कहाँ चली गई तू। कमली उसे देखते हुए, बेटा मैं मानसी से बात करने लगी थी, इसीलिए देर हो गई। माँ 9 बजने को है, चलो डिनर कर लेते हैं। मानसी ये मेरी बेटी राधिका, काठ गोदाम में इसका ट्रांसफर हुआ है। इसकी जिद तो देखो, जिद कर मुझे भी ले जा रही है अपने साथ। मैं राधिका को हेलो बोली और उसे ध्यान से देखने लगी। उसने भी मुझे हेलो बोला और मानसी की तरफ देखने लगी। पुलिस कांस्टेबल की ड्रेस में उसे देख मैंने कमली की तरफ देखा, जो उसे प्यार से देख रही थी। उसके सपनों में जैसे खुद की उड़ान भर रही थी। कमली उस बच्ची को लेकर राधिका के साथ चली गई, यह कहकर कि बच्ची को भूख लगी तो फिर आएगी। कमली तो राधिका के साथ चली गई, लेकिन अभी भी कुछ सवाल मेरे साथ थे और जवाब कमली के पास। इस बार मैं खुद कमली के आने का इंतजार करने लगी। उसके आने के इंतजार के साथ अंकुर जी को भी लंच बॉक्स में डिनर देने लगी और यश को भी खिला दिया। अंकुर जी तो ऊपर व्रत पर चले गए और मैं यश को सहलाते हुए कमली के बारे में सोचने लगी। उनके जीवन में भी उन सब की कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह मुझे आज समझ आया। सच है, जब तक किसी के जीवन की गहराई नहीं दिखती, उसकी पहचान हम सही नजरिए से नहीं कर पाते। उस छोटी सी उम्र में भी वो कितनी आसानी से अपने पिताजी को वहीं छोड़ अपने अकेले के सफर में निकल गई। कुछ देर पहले तक मैं उनकी तालियों की गूंज से नफरत करती थी, लेकिन क्यों उनकी ताली में इतना शोर होता है। कितना कुछ अपने भीतर समेटकर, कितनों के नफरत का घूंट पीकर, अपने अरमानों की बलि चढ़ाकर, अपने गुस्से से उस ताली को बजाकर खुश देखने की कोशिश करती है। यह जानने के बाद आज उन्हें मैं समझ पा रही हूँ कि उनका जीवन भी कितनी मुश्किलों भरी होती है। मेरी आंखों से नींद गायब थी। मैं अब खुद चाहती थी कि कमली फिर से उस बच्ची को लेकर आए, क्योंकि अब मेरे पास समय की कमी थी। मेरी मंजिल बस इस रात के बाद ही थी। मैं जानती थी कि देर रात ही सही, कमली इस बच्ची को लेकर फिर से आएगी। अब ट्रेन में सबकी लाइट बंद हो चुकी थी। कुछ सोने की कोशिश कर रहे थे तो कईयों की मोबाइल की लाइट जल रही थी। कुछ ऐसे भी थे जो अपनी नाक डांककर दूसरों की नींद उड़ा रहे थे। अब तो मेरी आंखों में भी नींद नहीं थी। कुछ घंटों के बाद कमली फिर आई। मैं भी उसे देख जल्दी से उठ गई। मुझे इस तरह जागते देख कमली, मानसी तुम सोई नहीं अभी तक? मैं आपका वेट ही कर रही थी दीदी। कमली उस बच्ची को चूमते हुए, ओ मानसी देखो, राधिका ने इसका नाम साक्षी रखा है। मैं उसका नाम सुन खुश होते हुए फिर से, दीदी ये तो साधारण बच्ची है, तो आपके पास मतलब। कमली मेरी बात का अर्थ समझते हुए, हाँ जानती हूँ कि ये तुम लोगों के जैसी है, लेकिन क्या फिर भी किसी ने इसे अपनाया नहीं ना। यही फर्क देख ले मानसी, इस साधारण सी बच्ची को ही किसी ने गोद नहीं लिया। दूर से देखकर सब एक दूसरे से बातें बनाने लगे तो समाज हमें क्या जगह देगा। कमली की एक एक बात सच थी। इन समाज के साथ मैं और अंकुर जी भी दोषी थे।
मुझे तो अभी भी इतनी हिम्मत नहीं कि इस बच्ची को मैं अपने पास हमेशा के लिए रख सकूं। मैं जानती हूँ ना मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अंकुर जी को समझा पाऊं कि इस बच्ची को हम रख सकते हैं क्या। भगवान का दिया सब है हमारे पास, तो थोड़ी जगह हमें इसे भी दे सकते हैं। और वैसे भी इस बच्ची से मैं जुड़ गई हूँ, क्योंकि अब इसके लिए मेरी ममता भी जाग रही है। शायद मैं जो दूध पिला रही हूँ, इसीलिए इस बच्ची का मेरे स्तन से दूध कटकते देख मुझे एक संपूर्ण औरत होने का गर्व महसूस करने लगी थी। बच्ची पर मुझे प्यार आने लगा था। तभी कमली, मानसी कौन से ख्याल में हो? मैं दीदी, मैं साक्षी और राधिका के बारे में सोच रही थी। आपको ऊपर वाले ने बिन बिहाई ही माँ बना दिया। कितनी किस्मत वाली है आपकी राधिका कि उसको आप मिले हो। जब उसकी किस्मत आपने चमका दिया तो साक्षी को भी जरूर एक नई दिशा मिलेगी। यह सुनते हुए कमली की आंखों में एक नई चमक थी। एक खुशी का एहसास था कि राधिका का जीवन दूसरों किन्नर से अलग है। उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, किसी के कड़वाहट को घूंटकर नहीं पीना पड़ता। आज राधिका एक नया मुकाम हासिल कर चुकी है, तो कल और भी करेंगे। तभी मेरे मन में एक और सवाल ने दस्तक दी। मैंने साक्षी को उनके हाथों से लेकर दूध पिलाते हुए अब मैं कमली से सवाल पूछने के लिए झिझकी नहीं। और दीदी, तुम उसके बाद कभी लखनऊ गई हो? कभी मन नहीं हुआ उन्हें, मतलब अपने माँ बाप को देखने का? कमली मेरे इस सवाल सुन थोड़ी देर खामोश ही रही। कुछ देर ट्रेन के डिब्बे की खिड़कियों से सबको पीछे छोड़ती ट्रेन की भाग दौड़ में शायद खुद को देख रही थी, क्योंकि वो भी इसी ट्रेन की तरह सब कुछ छोड़ अपने प्रिय स्थान लखनऊ को भी छोड़ ऐसे ही भागी थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद कमली गई थी। एक बार गई थी मैं, क्योंकि हमारे समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार लखनऊ में ही आयोजित होता है। जब उस आयोजन में गई तब छुपकर उन्हें देखने गई थी। भाई की शादी हो चुकी है, माँ बाप भी मेरे बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन किस्मत देखो, उनके ही जैसे व्यक्तित्व वाले उसके बेटे बहू के हाथों वो सताए जा रहे हैं। मेरे माँ बाप के जोश आज खत्म हो चुके हैं। एक ही घर में रहते हुए भी दो चूल्हे जल रहे हैं उस घर में। दुख तो मुझे बहुत हुआ था मानसी, लेकिन मैं जानती हूँ उन लोगों के लिए मैं मर चुकी हूँ। मैं जब आसपास लोगों से उनकी बेटी के बारे में पूछा तो सबका यही कहना था कि उसकी ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। मैं समझ गई तब कि पिताजी ने वहां से लौटकर सबको क्या बताया। मेरा अस्तित्व मेरे घर से मिट चुका था, लेकिन उनके लिए उसका अस्तित्व था। आज उसी भाई के हाथों वो सताए जा रहे थे। एक गिलास पानी देने वाला भी उनका कोई नहीं है। उनका समाज, मेरा समाज करते यह लोग खुद अपने समाज के लोगों से ही सताए जा रहे हैं। मानसी उनका बेटा उसका है, क्योंकि वो प्रकृति के आगे उसका शरीर काया सुडौल है, और हम प्रकृति से के छेड़छाड़ से हार गए हैं। लेकिन मानसी, सांस तो उसकी भी चलती है और सांस हमारी भी चलती है। दर्द उसे भी होता है तो दर्द की अनुभूति हमें भी होती है। इसके बावजूद हम अभी स्वस्थ जीवन जीने पर मजबूर है। इस भेदभाव से हमें भी ठेस पहुंचती है। काश मानसी यह समाज हमें भी समझ पाता। काश हम भी इंसान है, हमें भी तकलीफ होती है, ये समझ सकते। काश तुम सब समझ पाते कि इन आंखों के पीछे भी दर्द का सैलाब बहता है। कुछ लोग तो हमें देखकर यह छक्के कहकर बुलाते हैं, और हम उन्हें देख फिर अपने दर्द को पीसकर उसे एक जोरदार ताली बजाने पर मजबूर हो जाते हैं। रास्ते में अगर हम जैसों पर नजर चली गई तो एक दूसरे को देख हमारे वजूद पर हंसते हैं। उनकी ये आंखें हमें काफी तकलीफ देती है मानसी। काश ये दुनिया समझ पाती कि हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए,
बस एक मुस्कान तो दे ही सकती है। कमली की बातों में सच्चाई तो थी। तभी मेरा यश रोने लगा। मैं उसे चुप कराने लगी। रात हो चुकी थी। तभी कमली मानसी, चलती हूँ मैं। मेरी साक्षी तो सो चुकी है। जब तक जागेगी तब तक शायद मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लूंगी, क्योंकि मेरी मंजिल तो और कुछ घंटों की ही है। फिर मैं, दीदी अच्छा लगा तुमसे बात करके। बस आपके पहले ही मैं उतरने वाली हूँ। मैं यश पर ध्यान देने लगी, क्योंकि शायद उसे तेज भूख लगी थी। मुझे यश की तरफ व्यस्त देख कमली चली गई, लेकिन फिर मेरे पास आकर, मानसी इसे रख, यह कहकर उसने मेरे हाथों में एक सिक्का रख दिया। मुझे और यश के माथे पर अपना एक प्यार भरा स्पर्श देते हुए चली गई। दीदी रुको, यह कहकर यश के दूध की बोतल डिब्बा दूध देते हुए, दीदी अगर इसे माँ के दूध की ना मिले तो यह दूध पिला देना। जानती हूँ कि माँ का दूध ही उत्तम है, लेकिन सफर लंबा था तो इमरजेंसी में इसे भी रख लिया था। तभी कमली, तुम्हारे पास यह था तो मुझे पहले भी दे सकती थी। दीदी मैं भी माँ हूँ, और इस 2 महीने की बच्ची को कौन से दूध की जरूरत है मैं जानती हूँ। कमली ने फिर से अपना प्यार भरा स्पर्श दिया और चली गई। कमली के सिक्के अभी भी मेरे पल्लू में थे। ये सुनी बात है कि किन्नरों के हाथ से 1 रुपया लेना बहुत शुभ होता है। शायद उसी बात पर अमल करते हुए कमली ने अपना प्यार और आशीष मुझे दिया था। कमली साक्षी के साथ अपनी जगह पर जाने लगी। उसे जाते मैं पीछे से देखते रह गई। इस सफर में कमली ने मेरी सोच को बदल दिया था। उन सब के प्रति मेरा नजरिया ही बदल गया। कमली की वजह से आज कमली से मेरी यह मुलाकात कितना कुछ सिखा और समझा गई। कमली ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया, हर जंग पर जीतती चली गई, खुद हारी खुद संभली, लेकिन दूसरों के रास्ते को सजाती चली गई। दूसरों की जीत में खुद की खुशी ढूंढना यह आम बात तो नहीं है, क्योंकि अक्सर हम अपनी खुशियों के पीछे ही भागते रहते हैं। जहाँ हम सब दूसरों के लिए जीना हम भूल रहे हैं, वहीं जो दूसरों के लिए जी गई, हमारे खुद के ख्वाहिश इतने बढ़ गए हैं, जिनके पीछे छूटते छूटते ही हम अपनों से ही दूर हो जा रहे हैं। तो दूसरों के लिए सोचने का समय ही कहाँ है किसी के पास। लेकिन कमली ने खुद भी जिया और दूसरों को खुशियों के साथ जीना भी सिखाया, और न जाने कितनों के जीना भी सिखा जाएगी। कमली को आज भी याद है जब वो 2 महीने बाद मोहिनी माँ और राधिका को लेकर उस घराने में पहुंची, तो गुरु माँ ने उसे देखते ही गले लगा लिया था। अपनी आंखों को नम करते हुए उसने कमली को प्यार से पुचकारा भी था। कमली की हालत और उसके कपड़े देख उसने अंदाजा भी लगा लिया था कि कमली के साथ कुछ गलत हुआ है। गुरु माँ, कमली कहाँ चली गई थी रे तू? तुझे मेरा थप्पड़ दिखा, उस थप्पड़ के पीछे वो फिक्र नहीं दिखी जो मैं तेरे लिए करती थी। यो दुख नहीं दिया जब मैं तुझे इस रास्ते चलने खातिर बोलती थी। कमली, ये जीवन हमारे लिए अभिशाप है जानती हूँ मैं, लेकिन कुछ कर पाई क्या हम लोग? ऐसे ही चलना रही हमें। यही बात तू समझ नहीं रही थी। वहाँ का दुनिया में तू गई, देखी सब कुछ, अच्छा लगा क्या तुझे? रिश्तों में प्यार दिखा तुझे? इज्जत मिली क्या तुझे वहाँ? इतने सारे सवालों को सुन कमली अब भी चुप ही थी। बस चारपाई पर बैठी मोहिनी ने जो राधिका के लिए दूध दिया था उसे पिला रही थी। गुरु माँ उसे उस बच्ची की तरफ इस तरह देखते देख, कमली इस बच्ची को कहाँ से ले आई तू? कमली को चुप देख मोहिनी ने उसे सब बताया। बच्ची के सोने के बाद कमली अपनी चुप्पी तोड़ते हुए गुरु माँ से, गुरु माँ मैं कल से जाऊंगी इन सब के साथ, मैं वो सब करेगी जो तू बोलेगी, लेकिन खबरदार मेरी इस बच्ची को लेकर तुम सब कुछ मत करना। मैं करेगी सब कुछ इसकी और मोहिनी माँ की जिम्मेदारी मैं लेती। अब हर रोज निकलूंगी, हर रोज हाथ बढ़ाऊंगी भीख के वास्ते, नाचूंगी मैं दूसरों के सामने, लेकिन राधिका को यह भीख मांगने नहीं दूंगी। यह जिंदगी नहीं दे सकती उसे मैं। गुरु माँ और मोहिनी दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन अब इस बात पर कमली से बहस नहीं करते। गुरु माँ,
क्योंकि वो जानती थी कि जैसे आज इस जीवन को कमली ने स्वीकारा है, वैसे ही आगे राधिका भी स्वीकार कर लेगी। कमली ने भी ताली बजाना सीख लिया अपनी इस बेटी के लिए, जिसे अब वो अपनी पलकों पे बिठा कर रखती है। राधिका के लिए उसे रास्ते में ढेर सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो कभी घबराई नहीं। दिन रात मेहनत के बाद उसे एक एक शब्दों की पहचान कराती। धीरे धीरे वही शब्द वाक्य बने और एक समय ऐसा आया जब राधिका खुद ही पूरी किताब खत्म करने लगी और किताबों से उसे भी कमली की तरह प्यार हो गया। एक दौर ऐसा आया जब कमली के सपने पूरे होने के आसार नजर आ रहे थे। सरकार ने इस लिंग के लोगों के लिए भी सरकारी मान्यता दी। शिक्षा विभाग और सरकारी सेवाओं में भी उन्हें आरक्षण दिया गया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस थर्ड जेंडर के रूप में इन्हें एक नया पहचान बनाने के लिए एक सार्थक प्रयास जारी किया था। सरकार के इस प्रयास ने कमली के सपनों को उड़ान दिया है और कुछ वर्षों के बाद कमली के प्रयास और राधिका की लगन से राधिका को सरकारी जॉब मिली। उस दिन कमली की खुशी देखने लायक थी। उस दिन कमली रोते हुए उस घराने में झूम झूम कर नाची थी। जहां कमली के आंसू थम नहीं रहे थे, तो वहां गुरु माँ भी कमली की इस खुशी में उसका साथ दे रही थी। आज कमली के नाचने का दिन था। ढोल बजवाए गए थे कमली की खुशी के लिए गुरु माँ ने, और खुद भी ढोल बजा कमली के साथ झूम रही थी। मोहिनी माँ भी आज बहुत खुश थी अपनी कमली की खुशी को देखकर। आज राधिका ने उस घराने का नाम रोशन किया था। दिन रात की मेहनत का फल था यह जो आज राधिका को मिली थी। राधिका की जॉब मिलते ही राधिका ने सबसे पहले कमली को दूसरों के सामने हाथ फैलाने से मना किया। कमली को लेकर वो उस शहर चली गई जहां उसकी पहली पोस्टिंग हुई थी। कमली अपने सपनों में को राधिका के साथ जी रही थी। आज कमली भी मानसी से मुलाकात के बाद अपने बीते जीवन के गलियों में दोबारा घूम चुकी थी। एक एक पल को उसने आज मानसी के साथ जिया था। जीवन की कड़वाहट के साथ अंतिम चरण में राधिका को मिली जीत में कमली के सब गम कैसे धूमिल पड़ रहे थे। आज हर कागज पर उनके अधिकार के लिए भी थर्ड जेंडर का ऑप्शन दिया जा रहा है। यही तो कमली भी चाहती थी कि क्यों वो उस गलती की सजा भुगते जो इन्होंने किया ही नहीं था। क्यों वो सड़क पर आजादी से चल नहीं सकती। क्यों उन जैसों को देख कुछ दूर भागते हैं तो कोई एक दूसरे से खुसुर फुसुर करते हैं। क्यों उनके सपनों को मंजिल नहीं मिलती। क्यों उनके उड़ान के पर को इसलिए काट दिया जाता है कि वो एक किन्नर है। क्यों उनकी पहचान एक इंसान के रूप में नहीं होती। इतने सवालों से अब कमली को राहत मिली, क्योंकि सरकार ने अब इनके लिए भी अच्छे प्रबंध करने का निर्देश जारी किया। कमली में जो आत्मविश्वास था उसी की बदौलत राधिका का जीवन बाकी किन्नरों से आज भिन्न है। कमली की आंख बंद तो नहीं हो रही थी, अपने बगल में सोई साक्षी पर भी एक नजर देने लगी। कमली उस दिन को कभी नहीं भूल सकती जिस दिन एक मीडिया के लोगों ने राधिका का इंटरव्यू लिया था। इस थर्ड जेंडर में उसे जब यह सरकारी जॉब मिली थी, राधिका ने सबके सामने कमली का हाथ पकड़ कमली को माँ कहा था, क्योंकि बचपन से सब उसे कमली ही कहते थे, तो राधिका भी उसे कमली ही कहती थी। कमली तो उसे अपनी बच्ची समझ प्यार करती, लेकिन राधिका ने कभी माँ नहीं कहा था। और उस दिन सबके सामने उसे माँ कहते हुए उसके जीवन के इस पल को कमली को समर्पित कर रही थी। कमली की आंखें उस भीड़ में भी राधिका के जताए प्यार को समझ रही थी। एक संपूर्ण माँ बना दिया था राधिका ने कमली को। मोहिनी माँ भी 1 महीना पहले कमली को छोड़ चली गई थी लंबी बीमारी के कारण। आज भी कमली को मोहिनी माँ की याद आती है।